अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मुझे तुम्हारी दोस्ती पर नाज है, मैंने कहा और तालूत चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगा जहां कदमों की चाप सुनाई दी थी। फिर वेटर ने अंदर आने की इजाज़त मांगी। आ जाओ, मैंने कहा और वेटर एक ट्राली धकेलता हुआ अंदर आ गया। ट्राली पर रखी केतली से काफ़ी की इश्तहा अंगेज सूंधी सूंधी खुशबू उठ रही थी। तालूत जोर जोर से सांस खींचने लगा। अच्छी खुशबू है, उसने आहिस्ता से कहा और मैं चौंक कर वेटर की तरफ देखने लगा, लेकिन वेटर ने तालूत की आवाज़ पर तवज्जो नहीं दी। वो मेरी आवाज़ भी नहीं सुन सकता, तालूत ने कहका लगाते हुए कहा। फिर वेटर गर्दन झुकाकर वापस जाने लगा। सुनो, तुम इसे कुछ ना दोगे? मेरा ख्याल है इसे भी एक नोट दो। और मैंने वेटर को आवाज़ दी। गुड्डी से एक नोट खींचकर उसके हवाले कर दिया और वेटर का मुंह फैल गया। वो एकदम मुस्तैद हो गया। कोई और चीज़ हजूर? नहीं, बस शुक्रिया, मैंने कहा और उसने फिर सलाम किया और बाहर निकल गया। कागज के ये टुकड़े उनकी आंखों में कैसी चमक पैदा कर देते हैं। मुझे ये चमक बहुत पसंद है। उनके चेहरों पर एक अनोखी खुशी बिखर जाती है। उन टुकड़ों का इस खुशी से क्या अजीब ताल्लुक है। हाँ मेरे दोस्त, कागज के ये हकीर टुकड़े जिंदगी से ज्यादा कीमती हैं। इनके जरिए हर चीज हासिल की जा सकती है। जिंदगी, खुशियाँ, उमंगें और मोहब्बत, हर चीज इन टुकड़ों के सामने हकीर है। कैसी अनोखी बात है। ये दुनिया भी अजायबात से भरी पड़ी है। तुम्हारी दुनिया के अजायबात इससे मुख्तलिफ होंगे, इससे अनोखे ना होंगे। मैं हर अजूबा देखूंगा और तुम मेरा साथ दोगे। मैं इस वक्त तक तुम्हारा साथ दूंगा जब तक तुम पसंद करोगे, मैंने जज्बाती अंदाज में कहा और उसने गर्मजोशी से मेरा हाथ थाम लिया। फिर वो ट्राली की तरफ मतवज्जा हो गया और एक एक चीज चखने लगा। बहुत चीजें उसे पसंद आईं, मैं भी उसके साथ खा रहा था। फिर मैंने उसे काफ़ी बनाकर दी और उसने काफ़ी की कई प्यालियां पी डाली। बहुत उम्दा चीज़ है, मुझे बहुत पसंद आई, उसने कहा। उसे ये तमाम चीज़ें अजीब लग रही थी। रात के 3 पहर गुजर चुके थे और फिर हमने कई कप काफ़ी पी ली, इसलिए नींद भाग गई। ताहम हम अपने बिस्तरों पर पहुंच गए। वो फोम के नरम बिस्तर पर लेट गया। नींद तो नहीं आ रही? उसने पूछा। इन होशरुबा वाकयात के बाद नींद का सवाल ही नहीं पैदा होता। तुमसे मुलाकात की खुशी इस आसानी से बर्दाश्त नहीं होगी। और फिर हमने जो चीज पी है वो नींद भगाने में अक्सीर है, मैंने जवाब दिया। वो हंसने लगा और फिर मेरी तरफ रुख करके बोला, कल का क्या प्रोग्राम है? सैर करने चलोगे? जहां तुम कहोगे चलूंगा। तुम्हारी हर खुशी मुझे अजीज है, मैंने मोहब्बत से कहा। सुनो, तुमने कई महबूबाओं की कहानी सुना डाली। मुझे हर एक को देखने का शौक पैदा हो गया। तुम उनमें से किसी को मुझसे ना मिलाओगे? उसने अचानक कहा और मैं सोच में डूब गया। ये दुरुस्त था कि तालूत जैसे दोस्त के मिल जाने से मैं किसी कदर नडर हो गया था, लेकिन ये काम किसी हद तक टेढ़ा था। अभी मेरे दिल से खौफ दूर नहीं हुआ था। यहाँ इस शहर में सिर्फ नाइला है। ये लड़की मुझसे काफ़ी हद तक मुतासर हो गई थी, लेकिन अब मेरी हकीकत जानने के बाद न जाने उसके क्या ख्यालात होंगे, मैंने कहा और तालूत कोहनी मसहरी पर टिका कर थोड़ा सा उठ गया। सुनो आरफ, जिंदगी जज्बात में खोकर तबाह कर लेना अक्लमंदी नहीं। हर शख्स से अच्छे और बुरे सलूक की तवक्का रखो, ताकि जब तुम्हारे साथ कोई अच्छा सलूक करे तो वो तुम्हारे लिए गैर मतवक्का ना हो और बुरे सलूक से भी तुम्हारे ऊपर कोई असर ना पड़े। मैं यही चाहता हूँ कि तुम्हारी दुनिया में अनोखे तजर्बे करूँ।
میرے وطن میں ایسی چیز کا فقدان ہے، خاص طور سے میرے ساتھ۔ میری ہر بات کو جائز سمجھا جاتا ہے، جو کچھ میں کہوں کروں سب پر امن و صداقتاً کہا جاتا ہے۔ یہی چیز مجھے ناپسند ہے۔ میں چاہتا ہوں میرے دوست کہ تم بھی صرف حقیقت پسند بن جاؤ، ہر فرد کو کھلونا سمجھو، جس کی جیسی فطرت ہوگی ویسا ہی وہ کرے گا۔ ہم اسے اس کی فطرت کے خلاف کیسے مجبور کر سکتے ہیں؟ ہم تو صرف تماشائی ہوں گے۔ زندگی اپنا لو یار، جذباتیت کا ڈھونگ رچانا چھوڑ دو، میرے اوپر اعتماد کرو، میں تمہارا بہترین دوست ثابت ہوں گا۔ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ایک ایک لمحہ تفریح میں گزار دیں، ہر شخص سے لطف لیں، نت نئے ہنگامے کریں، انوکھے ماحول پیدا کریں اور پھر اس ماحول کی دلچسپیوں سے لطف اندوز ہوں۔ اگر تم اس بات پر تیار ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تم سے مایوس ہو جاؤں گا۔ نہیں میرے دوست، تم جیسے دوست کو کھو کر اب میری زندگی بھی محال ہو جائے گی۔ میں تمہارے مشورے پر غور کر رہا ہوں اور فیصلہ کر رہا ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ضرور کرو۔ وہ تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گیا اور میرے ذہن میں خیالات گردش کرنے لگے۔ طالوت درست ہی کہہ رہا تھا۔ میری زندگی میں اب کیا رہ گیا ہے سوائے اس کے کہ پولیس سے چھپتا پھروں، ویرانے اپنا لوں۔ دولت بھی چھن گئی، محبوباؤں نے بھی دھوکہ دیا، گویا میری شخصیت مسخ کر دی گئی۔ دو ہی باتیں تھی، یا تو خودکشی کر لوں اور سکون کی نیند سو جاؤں، یا پھر دنیا کے تمام اقتدار بھول کر خود کو ماحول میں ضم کر دوں۔ وہ کروں جس میں مسرت و شادمانی ہو، خواہ اس سے کسی کو کوئی نقصان پہنچتا ہو۔ اور پھر طالوت بھی برا آدمی نہیں معلوم ہوتا، وہ صرف ایک کھلنڈرا نوجوان ہے جو مافوق الفطرت ہے۔ اس کی مدد سے تو میں بڑے بڑے کارنامے انجام دے سکتا ہوں، چنانچہ اسے خوش رکھنا بھی ضروری ہے۔ کیا نائلہ، کیا زرینہ، میری نگاہ میں تو اب کسی لڑکی کی کوئی اہمیت نہیں۔ اور میرے دل میں ایک زبردست بھونچال پیدا ہو گیا۔ محبت و احسار کے تمام سوتے پھوٹ پڑے، لاوا نکل کر بہہ گیا اور اب ایک سادہ سا غار تھا جہاں نئی کمپنوں کو جنم لینا تھا۔ میں نے اپنی شخصیت میں ایک نمایاں تبدیلی محسوس کی۔ در حقیقت میرے خیالات نے مجھے ایک نیا انسان بنا دیا، اور اب یہ انسان اچھا تھا یا برا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ سو گئے۔ کئی منٹ کے بعد طالوت کی آواز ابھری۔ نہیں، میں نے جواب دیا۔ سوچ رہے ہو؟ سوچ کیسی؟ خوب۔ طالوت اچھل کر مسہری پر بیٹھ گیا۔ کیا سوچا؟ عیش کریں گے، ہنگامے کریں گے اور اس سے لطف اندوز ہوں گے، بس یہی زندگی ہے، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ خوشی سے چیخا اور اپنی مسہری سے کود کر میری مسہری پر آ گیا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں یار، اور پھر تجھ جیسے دوست کے ساتھ مل کر تو میرے تمام مقاصد پورے ہو سکتے ہیں۔ میں نے بھی اپنے ماحول سے بغاوت کی ہے، والدین کو دھوکہ دے کر نکلا ہوں۔ اگر تو مجھے مایوس کر دیتا تو مجھے بہت افسوس ہوتا۔ طالوت بے تکلفی میں مجھے تو مخاطب کرنے لگا۔ بہرحال مجھے اس کی یہ بے تکلفی پسند آئی، اور پھر ہم دوسرے دن کا پروگرام بناتے رہے۔ بمشکل تمام مجھے طالوت نے سونے کی اجازت دی۔ دوسری صبح باتھ روم وغیرہ سے فارغ ہو کر ہم نے نئے لباس تبدیل کیے۔ طالوت در حقیقت زندہ دل نوجوان تھا، بچوں کی طرح شریر اور ہر چیز میں دلچسپی لینے والا۔ اس نے سوٹ پہنا اور مجھ سے ٹائی بندوائی، پھر وہ 15-20 منٹ تک ٹائی کھول کر باندھتا رہا، اور جب تک خود صحیح ناٹ نہ لگا لی سکون سے نہ بیٹھا۔ میں نے ویٹر کو بلا کر 2 آدمیوں کا ناشتہ لانے کے لیے کہا۔ ہوٹل والے شاید مجھے خبتی سمجھ رہے تھے کیونکہ میں تنہا تھا، لیکن میں نے ڈبل روم حاصل کیا تھا، 2 آدمیوں کے لیے کافی منگوائی تھی اور اب 2 آدمیوں کا ناشتہ طلب کر رہا تھا۔ بہرحال میں نے جس انداز میں ٹپ دیا تھا، اس کے بعد اگر میں انہیں پتھر بھی مارتا تب بھی کوئی بات نہیں تھی، وہ برداشت کر لیتے۔ ناشتہ آ گیا، اس کے ساتھ ہی ویٹر اخبار بھی لایا اور میں اخبار دیکھنے لگا۔ میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور دوسرے لمحے اس خیال کی تائید ہو گئی۔ میرے فرار کی خبر اخبار میں موجود تھی۔ اخبار والوں نے حسب تفیق اسے دلچسپ بنانے کی کوشش کی تھی اور پولیس میری تلاش میں تھی۔
اور اس نے امید ظاہر کی تھی کہ مجھے بہت جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ میں نے وہ خبر طالوت کو دکھائی اور طالوت حقارت سے مسکرا دیا۔ پھر وہ ناشتہ کرتے ہوئے بولا، لیکن اب پولیس تمہیں کیوں گرفتار کرنا چاہتی ہے؟ اسے رقم تو واپس مل گئی۔ یہ میرے ملک کا قانون ہے میرے دوست، جب تک وہ مجھے سزا نہ دے لیں گے سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہ ہوگی، طالوت نے کہا، اور تھوڑی دیر کے بعد ہم ناشتہ سے فارغ ہو گئے۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں نے سگریٹ سلگا لی اور طالوت نے بھی مجھ سے ایک سگریٹ مانگی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسے ایک سگریٹ دے دی اور اسے میری طرح سلگا کر پینے لگا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ یہ کم از کم 6 ماہ تک مسلسل پینے کے بعد معلوم ہوگا، میں نے کہا۔ بہرحال اچھا لگتا ہے، اس نے کہا اور میرے انداز میں سگریٹ پینے لگا۔ پھر اس نے پوچھا کہ اس لڑکی کے یہاں کس وقت چلو گے؟ وہ ایک کالج میں پڑھتی ہے، میرا خیال ہے ہم اسے کالج سے آتے ہوئے پکڑیں، جیسا مناسب سمجھو۔ چھٹی کے بعد ہی مناسب رہے گا، میں نے کہا۔ اس دوران ہم شہر میں آوارہ گردی کریں گے۔ ضرور، مگر طالوت، میں نے کسی خیال کے تحت کہا، پولیس میری تلاش میں ہے، میرے شہر میں نکلنا سخت خطرناک ہوگا۔ وہ گردن جھکا کر کچھ سوچنے لگا۔ پھر اس نے کہا، تم فکر مت کرو، میں بندوبست کر لوں گا، آؤ۔ میں نے شانے ہلائے اور اس کے ساتھ اپنے کمرے کے دروازے سے باہر نکل آیا۔ دل کی بات بتا رہا ہوں، میں خوف زدہ تھا، پوری طرح طالوت پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بھی کچے ذہن کا کھلنڈرا نوجوان تھا۔ ٹھیک ہے، اس کی پوشیدہ قوتیں میرے کام آ سکتی تھی، لیکن بہرحال کوئی گڑبڑ بھی ہو سکتی تھی۔ تاہم میں نے اس کا اظہار نہ کیا اور دل ہی دل میں اپنی خیریت کی دعائیں مانگتا رہا۔ مجھے اپنی دنیا سے آئے ہوئے کافی دن ہو چکے ہیں، لیکن یقین کرو عارف، ایک عجیب سی کیفیت محسوس کر رہا ہوں۔ ایک دوست کی ضرورت شدت سے محسوس ہو رہی تھی جو اس دنیا کا باشندہ ہو، اور حقیقت ہے کہ اگر چند روز اور اسی انداز میں گزرتے تو شاید میں مایوس ہو کر واپسی کا فیصلہ کر لیتا۔ یہ ماحول میرے لیے اجنبی ہے، لیکن اب تمہاری موجودگی میں فکر مت کرو، بس مجھے اتنا سا افسوس ہے کہ میری پوزیشن خراب ہے۔ اگر صاف ستھرے حالات میں تم مجھے ملے ہوتے تو۔ اوہ، میں کہہ چکا ہوں، اس کی فکر مت کرو، طالوت نے لاپرواہی سے کہا، اور پھر شام تک ہم آوارہ گردی کرتے رہے۔ دوپہر کا کھانا ایک ہوٹل میں کھایا۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ کوئی خاص طور سے میری طرف متوجہ نہیں ہوا۔ شام 5 بجے ہم نکل روڈ کے ٹیکسی اسٹینڈ کے قریب پہنچ گئے۔ نائلہ کا کالج سامنے ہی تھا۔ کالج سے لڑکیاں نکلنا شروع ہو گئیں۔ میں ان میں نائلہ کو تلاش کرنے لگا، لیکن آنکھیں پتھرا گئیں۔ ایک لڑکی نکل گئی، ان میں نائلہ نہیں تھی۔ آخری لڑکی نکلنے کے بعد میں مایوس ہو گیا۔ میں نے طالوت کی طرف دیکھ کر گردن ہلائی۔ ممکن ہے وہ کالج ہی نہ آئی ہو، اس نے کہا۔ تمہیں اس کا گھر تو معلوم ہے؟ ہاں، تب پھر گھر چلیں گے، مگر بس طے ہے رات کو اس کے گھر چلیں گے، میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا، طالوت نے کہا۔ بہرحال اس کی خواہش پوری کرنی تھی۔ رات کو 11:15 بجے کے قریب ہم ہوٹل سے نکلے۔ میں نے ایک ٹیکسی لی اور اسے نائلہ کے مکان کا پتہ بتا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ٹیکسی نے نائلہ کے مکان کے نزدیک چھوڑ دیا۔ اندر کس طرح داخل ہوں گے؟ میں نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر طالوت سے کہا۔ اس طرح طالوت نے اچانک میری آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے گھبرا کر اس کی کلائی پکڑی اور اس کا ہاتھ آنکھوں سے ہٹایا، اور پھر میں اچھل پڑا۔ ہم نائلہ کے مکان کی اندرونی راہداری میں کھڑے تھے۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ حیرت کی کیا بات ہے، طالوت سے واقف ہونے کے بعد کسی قسم کی حیرت بیکار تھی۔ میں نڈر ہو گیا۔ میرا دوست میری توقعات سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ بلا وجہ خوف زدہ ہو کر خود کو اس کی نظروں سے نہیں گرانا چاہیے۔ میں نے اپنی بزدلی پر لعنت بھیجی اور پھر نائلہ کی خوابگاہ تلاش کرنے لگا۔ کئی کمروں میں جھانکنے کے بعد بالآخر مجھے نائلہ نظر آ گئی۔ وہ اپنی خوبصورت اور سادہ انداز میں سجی ہوئی خوابگاہ کی ایک کرسی پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ میں نے طالوت کی طرف دیکھ کر گردن ہلائی۔ خوب، تو اندر چلو نا یار، اس نے بے چینی سے کہا، اور میں نے دروازے پر دباؤ ڈالا، لیکن دروازہ اندر سے بند تھا۔ تب میں نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔
कौन? नाइला की मुतरन्नम आवाज सुनाई दी, लेकिन मैंने कोई जवाब ना देकर दोबारा दस्तक दी। साथ ही साथ शीशे से अंदर भी झांकता रहा। नाइला ने किताब बंद करके रख दी और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ी। सफेद शब ख्वाबी के लिबास में वो बहुत खूबसूरत नजर आ रही थी। बहुत हसीन है, तालूत ने मेरा शाना दबाते हुए कहा, लेकिन मेरी जान पर बनी हुई थी। ना जाने मेरे साथ नाइला का रवैया कैसा हो। बहरहाल दरवाजा खुल गया और नाइला ने अंधेरे में आंखें फाड़ी। वो मेरी शक्ल ना देख सकी थी। मैं जल्दी से अंदर दाखिल हो गया। तालूत भी मेरे पीछे ही था और फिर मुझे देखकर नाइला के मुंह से एक हल्की सी आवाज निकल गई। उसके चेहरे पर खौफ और फिर गुस्से के आसार नजर आए। मैं कमरे के दरमियान में खड़ा उसे देख रहा था। वो भी होंठ भींचे मुझे घूरे जा रही थी। फिर उसने सख्त आवाज में कहा, क्यों आए हैं, क्या चाहते हैं? आवाज इस कदर पुररोब थी कि मेरे मुंह से एक लफ्ज भी ना निकल सका। मैंने घबराई हुए निगाहों से तालूत की तरफ देखा। वो इस दिलचस्प सिचुएशन से पूरी तरह लुत्फ अंदोज हो रहा था। अगर किसी बुरी नीयत से हैं तो सिर्फ इतना अर्ज कर दूं, मुझे अपनी इज्जत अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यारी है। बुरी नीयत से तुम्हारी क्या मुराद है नाइला? मैंने बेमुश्किल खुद पर काबू पाते हुए कहा। आप एक जुराइम पेशा इंसान हैं। इंसानी जिंदगी और औरत की इज्जत व असमत की आपकी निगाहों में क्या वक़्त होगी, और फिर इस तरह किसी नौजवान लड़की की ख्वाबगाह। बस बस नाइला, इससे ज्यादा कुछ ना कहो। मैं तुमसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। आमर साहब, ओह मैं भूल गई, आपने तो अपना नाम भी गलत बताया था। शायद आरफ साहब। हाँ, तो मैं अर्ज कर रही थी कि मुझे अपनी इज्जत और वकार का सौदा किसी कीमत पर नहीं करना। बराहे करम आप यहाँ से निकल जाइए। तुमसे गुफ्तगू किए बगैर नहीं जाऊंगा। क्या कहना चाहते हैं? उसने मेरे लहजे की मजबूती से मरऊब हुए बगैर कहा। मेरे बारे में तुम्हें क्या मालूम है? बहुत कुछ। मुझे इल्म है कि आप एक जुराइम पेशा इंसान हैं। आपने अपनी फिल्म में डाका डाला और फरार हो गए, और फिर आप यहाँ पकड़े गए। आज सुबह के अखबार से ये भी पता चल गया कि आप एक खतरनाक इंसान हैं और हवालात से फरार हो गए। बस मुझे एक बात का दुख है आरफ साहब कि मैं जिंदगी में पहली बार किसी से मुतासर हुई थी, लेकिन वो मेरा गलत फैसला था जिसके लिए मैं भाईजान से हमेशा शर्मिंदा रहूंगी। मैं आइंदा खुद अपनी किस्मत के बारे में कभी ना सोचूंगी। ये फैसला मेरे वालिदैन करेंगे। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, कह दें। मैं सुनने के लिए मजबूर हूँ। काश आप मुझे बाहर जाने का मौका दें तो मैं भाईजान को जगा कर आपको गिरफ्तार करा दूं। ये मौका भी खुद मिस्टर आसफ को दूंगा। तुम इस बारे में फिक्र ना करो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूँ जितना तुम समझ रही हो। अगर मैं बुरा ही होता तो होटल की तन्हाई तुम्हारे लिए बहुत भयानक होती, और फिर इस वक्त कौन तुम्हारी मदद को आ सकता है? भोली लड़की, अपनी कहानी सुनाना फजूल है। सिर्फ इतना कहकर वापस जा रहा हूँ कि अगर हो सके तो अपने दिल से ये ख्याल निकाल देना, हालात ने मुझे जो कुछ बनाया है मैं वो नहीं हूँ। खुदा हाफिज। जिंदगी की आखिरी सांस तक के लिए। मैं दरवाजे की तरफ मुड़ गया। वो खामोश खड़ी रही। तालूत के चेहरे पर मायूसी के तासरात थे। वो होंठ सिकोड़कर मेरे साथ बाहर निकल आया। फिर उसने चलते चलते मेरी आंखों पर हाथ रख दिया, और अब हम उस मकान से काफी दूर खड़े थे। ये तो कुछ ना हुआ, तालूत ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। क्या मतलब? मैंने पूछा। मैंने सोचा था कि हुस्न इश्क के दिलकश मनाजर होंगे, जज्बात का इजहार होगा, और ही वो अपने मखसूस अंदाज में हंस पड़ा। दांत बंद करो यार, वो गलतफहमी का शिकार हो गई है। जाने दो, वसी दुनिया पड़ी है। तुम्हारी एक बात से मुझे इत्तफाक है। कौन सी? तुमने कहा था कि तुम उसके भाई को एक मौका फराहम करोगे। मैं उसके हक में हूँ। क्या मतलब? मैं चौंक पड़ा। तुम उससे जरूर मिलो, बल्कि कल उसके दफ्तर में मिलो। हम थोड़ी सी तफरीह करेंगे और फिर यहाँ से निकल चलेंगे। धर लिए गए तो इस बार निकलना मुश्किल होगा। मेरी तौहीन मत करो, बस तमाशा देखो। आज रात आराम करेंगे और कल उसके दफ्तर चलेंगे। जैसे तुम्हारी मर्जी, मैंने शाने हिलाते हुए कहा। लेकिन मेरे दिल का खुदा ही हाफिज था। ना जाने तालूत के इस तमाशे में मेरा क्या हाल बने। हम दोनों होटल वापस गए। रात का खाना खा ही चुके थे। अपने बिस्तरों पर पहुंच गए। तालूत कुछ सोच कर मुस्कुरा रहा था। क्या बात है? मैंने उसे मुस्कुराते देख कर पूछा।
میں نے محسوس کیا تھا کہ اس کی باتوں میں شکایت کا عنصر موجود تھا۔ وہ تم سے بدظن ضرور ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کے انداز میں محبت کی جھلک ملتی تھی۔ لیکن اب کبھی اس کا دل میری طرف سے صاف نہیں ہوگا۔ ضرورت بھی کیا ہے؟ کیا ہمارے لیے صاف دل والوں کی کمی ہے؟ تم دیکھتے رہو دوست، میں کیسے کیسے چکر چلاتا ہوں۔ دنیا بھر کی دلچسپیاں ہمارے قدموں میں ہوں گی، بس تم میری کسی بات سے انحراف مت کرو، جو کہوں کرتے رہو۔ ٹھیک ہے بھائی، اس کے سوا اب چارہ بھی کیا ہے، میں نے بے چارگی سے کہا اور پھر کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ نائلہ کے سخت الفاظ، سخت چہرہ یاد آ رہا تھا اور دل لٹ رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا میری حیثیت اب بدل گئی ہے، حسن و عشق کی چاشنی اب میرے لیے نہیں ہے۔ یہ تو شریف لوگوں کا کام ہے۔ آئندہ مجھے کسی لڑکی سے اس قدر متاثر نہیں ہونا چاہیے کہ گدھا بن جاؤں۔ بس وقتی تفریح، اور طالوت بھی یہی چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ میری زندگی تو اب داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ کچھ بھی کر لوں، اگر طالوت کے کہنے پر بھی عمل نہ کروں تب بھی راہ مفر نہیں ہے، پکڑا جاؤں گا اور زندگی جیل میں گزر جائے گی۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ میں اس کی ہدایات پر عمل کرتا رہوں، اور اگر قسمت خراب ہو اور پھنس جاؤں تو اسے اپنا مقدر سمجھوں۔ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ آخری بار میں نے دل کو مضبوط کیا اور سختی سے اپنے موقف پر جمے رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب کسی لڑکی سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی، میری پسند صرف شہنا تھی، اور اب وہ لڑکی میری منظور نگاہ ہوگی جو میری راتوں کو دلکشی بخش دے۔ باقی سب بکواس ہے، محبت وفا سب حماقت کی باتیں ہیں۔ کسی سے دل نہ لگاؤ، گدھے بن جاؤ گے۔ اگر طالوت نہ ملتا تو اس عشق کا نتیجہ بہت خراب ہوتا۔ دولت تو گئی تھی، جیل بھی ہوتی، اور جیل سے نکلنے کے بعد ٹھوکریں ہی ٹھوکریں۔ ٹھیک ہے بیٹے طالوت، اب تم مجھے اپنی مرضی کے مطابق ہی پاؤ گے۔ اب میں ایک مفرور مجرم ہوں اور مجھے اس کا احساس ہے، اور اس آخری فیصلے کے بعد میں اطمینان سے سو گیا تھا۔ دوسری صبح در حقیقت میں بدلا ہوا تھا۔ میرا دل سخت ہو گیا اور مجھے کوئی خوف نہیں تھا۔ طالوت نے بھی میری اس بدلی ہوئی کیفیت کو محسوس کیا اور مسکرانے لگا۔ بہرحال اس نے اس سلسلے میں کچھ نہیں کہا، اور پھر غسل سے فارغ ہو کر ہم لوگ ناشتہ کرنے لگے۔ طالوت نے اپنی فرمائش کی چند چیزیں منگوائیں۔ ناشتے سے فارغ ہو کر طالوت نے میری طرف دیکھا۔ کیا پروگرام ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آصف کے ہاں چلیں گے، تب پھر تیاری کرو۔ اور ہم تیار ہونے لگے۔ میں نے سوٹ کیس میں سب سے عمدہ لباس نکالا۔ طالوت نے بھی ایک خوبصورت سوٹ نکال لیا۔ اس نے سوٹ پہنا، ٹائی باندھی، بال بھی میرے ہی انداز میں بنائے، اور پھر ہم دونوں مسکراتے ہوئے باہر نکل آئے۔ اب مجھے کوئی خوف نہیں تھا۔ ہم نے ایک ٹیکسی روکی اور اس میں بیٹھ گئے۔ راستے میں طالوت آہستہ آہستہ مجھے اپنا پروگرام بتانے لگا، جسے سن کر میں ہنسے بغیر نہ رہ سکا۔ میں نے اس کے پروگرام کو پسند کیا۔ در حقیقت ہم ایک عمدہ تفریح کرنے جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ٹیکسی پولیس ہیڈ آفس کی عمارت میں داخل ہوئی۔ میں نے نیچے اتر کر بل ادا کیا، اور پھر میں اور طالوت آصف کے دفتر کی طرف چل پڑے۔ آصف کی کار باہر کھڑی ہوئی تھی، جس سے اندازہ ہو گیا کہ وہ اندر موجود ہے۔ چنانچہ اس نے مجھے باہر رکنے کا اشارہ کیا، اور میں ایک ایسی جگہ کھڑا ہو گیا جہاں سے اندر کا نظارہ کر سکتا تھا اور ان دونوں کی گفتگو بھی سن سکتا تھا۔ آصف اپنی خوبصورت میز کے پیچھے بیٹھا ایک فائل دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم، طالوت کی آواز سنائی دی، اور آصف چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ پھر وہ اس طرح اچھلا جیسے بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ تم؟ اس نے پھولی ہوئی سانس کے ساتھ کہا۔ میں آپ کی خدمت میں ایک رپورٹ درج کرانے حاضر ہوا ہوں، طالوت نے کہا۔ آصف اس وقت اسے دیکھ رہا تھا، یعنی طالوت پوشیدہ کیفیت میں نہیں تھا۔ رپورٹ کے بچے، اب دیکھتا ہوں تو کیسے نکل کر جاتا ہے، آصف کرسی کھسکساتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب؟ طالوت نے حیرت سے کہا، لیکن آصف نے جھک کر اس کا گریبان پکڑ لیا، اور پھر اس نے شاید گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ سب انسپکٹر نفیس کو بلاؤ۔ 2 کانسٹیبل ساتھ لائے۔ آصف نے اسے حکم دیا اور اردلی کمرے سے نکل گیا۔ میں سٹ پٹا گیا۔
मैं अपनी कार चोरी होने की रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ जनाब। आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। मैं एक बाइज्जत शहरी हूँ। आप इस सलूक की आपको जवाबदही करनी पड़ेगी। जवाबदही के बच्चे, क्या तू आरिफ जमाल नहीं है? क्या तू हवालात से फरार नहीं हुआ? आसिफ ने दांत पीसते हुए कहा। इंस्पेक्टर साहब, तुम्हें मेरे साथ बदसलूकी की भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। मेरा नाम आरिफ जमाल नहीं, अख्तर सुल्तान है। सेठ अख्तर सुल्तान। फौलाद का बहुत बड़ा ताजर हूँ। मेरी कार चोरी हो गई है, तालूत ने कहा और आसिफ चौंक पड़ा। क्या तुम मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो? आसिफ ने सख्त लहजे में कहा। अब मुझे कोई रिपोर्ट नहीं करनी। चलो एसपी के पास चलो। तुम्हें एसपी के पास चलना होगा। मैं उससे अपनी बात की तस्दीक कराऊंगा और तुम्हारी शिकायत भी करूंगा। तालूत खड़ा हो गया। अगर मुझे गलतफहमी भी हुई है तब भी तुम्हें इसी तरह नहीं छोड़ूंगा। हाँ, अगर एसपी साहब तुम्हें पहचानते हैं तो फिर मैं तुमसे मुआफी मांग लूंगा, आसिफ ने कहा। उसी वक्त एक सब इंस्पेक्टर 2 कांस्टेबलों के साथ अंदर दाखिल हुआ। मैं वहां से हट गया। चलो, सब इंस्पेक्टर ने तालूत से कहा और तालूत अकड़ता हुआ बाहर निकल आया। एसपी का दफ्तर इमारत के एक दूर दराज हिस्से में था। मैं प्रोग्राम के मुताबिक उनके पीछे पीछे चल पड़ा और फिर जो ही आसिफ एक तरफ घूमा, तालूत ने राहदारी की दूसरी तरफ छलांग लगा दी। लेना पकड़ना, आसिफ चीखा और सब इंस्पेक्टर और सिपाही तालूत के पीछे दौड़े। लेकिन मैं जानता था कि वो छलावा अब कहाँ हाथ आता है। इंस्पेक्टर आसिफ शोर मचा रहा था कि मैं उसके करीब पहुंच गया। इंस्पेक्टर प्लीज, एक जरूरी बात। मैंने जुमला पूरा भी नहीं किया था कि इंस्पेक्टर की हलक से एक अजीब सी आवाज निकली। दूसरे लम्हे उसने मेरा गिरेबान पकड़ लिया, लेकिन अचानक ही उसकी निगाह मेरे लिबास पर पड़ी। मैं गहरे नीले रंग का नफीस तराश का सूट पहने हुआ था, जबकि तालूत के जिस्म पर करीम कलर का धारियों वाला सूट था। और इंस्पेक्टर ने बुखलाए हुए अंदाज में मेरा गिरेबान छोड़ दिया, लेकिन उसकी आंखें हैरत से फटी हुई थी। वो मुंह खोले मुझे देख रहा था। मैं भी मुतअज्जब रह जाने की अदाकारी कर रहा था और अपनी टाई की नाट दुरुस्त कर रहा था जो इंस्पेक्टर आसिफ के हाथ से खराब हो गई थी। आप, उसने हकलाते हुए कहा। मेरा नाम अख्तर सुल्तान है। एक बदमाश जालसाज मेरी कार ले भागा है। वो मेरा हमशक्ल है और कई आदमियों को मेरे नाम से धोखा दे चुका है। मैं फौलाद का एक सनतकार हूँ और इंस्पेक्टर की जो हालत हुई होगी उसका अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं। सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल काफी दूर एक कमरे में तालूत को तलाश कर रहे थे, लेकिन जाहिर है वो उनकी नजरों से गायब हो गया था। आप मेरे साथ अंदर आइए, बल आखिर इंस्पेक्टर आसिफ ने कहा और वापस चल पड़ा। चंद मिनट के बाद वो अपने कमरे में पहुंच गया। तशरीफ रखिए, वो बोला और मैं थके थके अंदाज में उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। मैं कैसे अंदाजा करूं कि आप में जालसाज कौन है और असल अख्तर सुल्तान कौन? उसने कहा। दोनों में। तो क्या आप उसे देख चुके हैं? मैंने उछल कर पूछा। हाँ, वो बदमाश भी यही कहानी लेकर आ चुका है और जब मैं एसपी के सामने ले गया तो वो भाग निकला। ओह मेरे खुदा, उसने क्या कहा था? उसने अपना नाम अख्तर सुल्तान बताया था और अपनी कार चोरी होने की इत्तला दी। खुदा उसे गारत करे, मैंने कहा। मैं सख्त उलझन में हूँ मिस्टर। असल में वो एक मफरूर कैदी है और आप उसके हमशक्ल। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं इंस्पेक्टर कि अगर वो सच्चा होता तो भाग क्यों जाता। बराह करम इस बदमाश से मेरी कार बरामद करें, वो गिरफ्तार हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। आसिफ को मेरी इस दलील पर किसी कदर यकीन हो गया। वैसे वो अब भी हैरान नजर आ रहा था। थोड़ी देर के बाद सब इंस्पेक्टर और सिपाही परेशान वापस आ गए। हमने उसे खुद गार्ड रूम में दाखिल होते देखा था जनाब, लेकिन ना जाने वो कहां से गायब हो गया। आप यकीन करें, वो पूरे होशो हवास में। क्या बकवास है, वो पुलिस हेड ऑफिस से फरार हो गया। खुदा की कसम जनाब, गार्ड रूम में आपको मालूम है कोई दरवाजा भी नहीं और वो उसी में दाखिल हुआ था। तब तो वो मक्खी बनकर निकल गया होगा। उसे तलाश करो सब इंस्पेक्टर, वरना अच्छा ना होगा। आसिफ ने पीछो ताब खाते हुए कहा और सब इंस्पेक्टर परेशान सा बाहर निकल गया। बहुत बड़ा बदमाश है, आसिफ ने दांत पीसते हुए कहा। उसी वक्त टेलीफोन की घंटी बज उठी और इंस्पेक्टर आसिफ ने फोन रिसीव उठा लिया।
प्रोग्राम का दूसरा दौर शुरू हो चुका था। आसिफ फोन पर ही मुअत्तब हो गया। जनाब अभी हाजिर हुआ। जी हाँ फौरन। उसने फोन रख दिया और फिर मेरी तरफ देखकर बोला, आप तशरीफ रखिए अख्तर साहब, मैं जरा एसपी के पास जा रहा हूँ, अभी वापस आता हूँ, फिर आपकी रिपोर्ट लिखूंगा। बहुत बेहतर, मैंने कहा और जो ही इंस्पेक्टर आसिफ कमरे से निकला, मैंने उसके सामने रखा हुआ पैड उठा लिया और उस पर उसी के कलम से लिखने लगा। मैं जालसाज नहीं हूँ आसिफ साहब, जमाने का सताया हुआ एक इंसान हूँ। पिछली रात नाइला से मिला था, लेकिन आपने उसे खूब रंग चढ़ा दिया। बहरहाल अब जब कोई वास्ता ही नहीं रहा तो आपसे मुरव्वत कैसी, आपने बिल आखिर मुझे मुजरम बना ही दिया। ये मेरी तरफ से एक छोटी सी सजा है, कबूल करें। आरफ जमाल। इस पर्चे को मोड़कर मैंने पेपर वेट के नीचे दबाया और तेजी से इंस्पेक्टर के दफ्तर से निकल आया। दूसरी तरफ तालूत अपना काम कर रहा था। ये हम दोनों का मुश्तरका प्रोग्राम था। बाद उसको उस कारनामे की तफसील तालूत ने बताई। उसने बताया कि सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबलों को डाज देकर वो गार्ड रूम में घुस गया और वहां उनकी निगाहों से पोशीदा होकर वापस निकल आया। फिर वो बड़े क्रूफर से एसपी के कमरे में पहुंचा और उससे इंस्पेक्टर आसिफ की शिकायत की, जिसने उसके साथ बदसलूकी की थी। तालूत ने एसपी से कहा कि वो वजीर तजारत को कॉल करके अख्तर सुल्तान के बारे में मालूम करें, लेकिन एसपी ने उस पर एतबाद कर लिया। चुनाचा एसपी ने आसिफ को टेलीफोन करके बुलाया। आसिफ ने एसपी के कमरे में दाखिल होते ही पिस्तौल निकाल लिया। होश में आइए मिस्टर आसिफ, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? एसपी ने कहा। जनाब ये बहुत बड़ा जेल साज है, लाकअप से फरार है। गालिबन आपसे इसने अख्तर सुल्तान की हसीयत से तारुफ कराया हुआ होगा। आसिफ ने कहा। बराह करम अपने हवास दुरुस्त करें, मैं मालूम करना चाहता हूँ कि बगैर किसी सबूत के आपने इनके साथ बदसलूकी क्यों की। इनकी बदकिस्मती से सबूत मौजूद है जनाब। वो क्या? एसपी ने तंजिया अंदाज में पूछा। असली अख्तर सुल्तान साहब तशरीफ ले आए हैं। क्या मतलब? जी हाँ, ये बदमाश हमें अख्तर सुल्तान बनकर धोखा दे रहा है। क्या बस बकवास है। कहाँ है अख्तर सुल्तान? मेरे ऑफिस में मौजूद है, बुलाइए, एसपी ने कहा और आसिफ ने एक उर्दली को अपने ऑफिस की तरफ रवाना कर दिया। उसने एक दूसरे सब इंस्पेक्टर के हाथों मुझे बुलाया, लेकिन सब इंस्पेक्टर हाथ में मेरा पर्चा लेकर पहुंचा। उसने मेरे ना होने की इत्तला दी और पर्चा आसिफ के हाथ में थमा दिया। आसिफ ने पर्चा पढ़ा और उसका मुंह उतर गया। ये क्या है? एसपी ने पूछा और आसिफ पर्चा ना छुपा सका। एसपी पर्चा पढ़कर आग बगूला हो गया और फिर तालूत से काफी मुआजरत की थी और फिर तालूत एक उल्टा सीधा पता नोट कराकर वहां से मेरे पास वापस आ गया। तालूत की कहानी सुनकर मैं हंसी से लोटपोट हो गया। बिलाशुबा हमने बेहतरीन तफरीह की और ये सजा उसका जवाब थी जो आसिफ ने मुझे गिरफ्तार करने के सिलसिले में मेरे साथ किया था। लेकिन बहरहाल आसिफ नाइला का भाई था और नाइला एक शरीफ लड़की थी, इसलिए मैं आसिफ को उससे ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। चुनाचा मैंने तालूत से उसका आइंदा प्रोग्राम पूछा। जो तुम्हारी राय हो, अगर महबूबा के भाई के लिए ये सजा काफी हो तो ठीक है, वरना उसे और परेशान किया जा सकता है। मेरा ख्याल है काफी है, अब यहाँ से चलें। कहाँ चलोगे? जहाँ तुम चाहो, इस शहर से निकल चलना है। तब फिर हम तुम्हारी महबूबाओं के पास चलेंगे, उन्हें भी देख लूं, ये मेरी ख्वाहिश है। जरीना, मेरे दिल में धुआं सा उठा। मेरी बर्बादियों की जिम्मेदार, उससे इंतकाम, उससे मैं मौका और नहीं मिल सकता था। चुनाचा मैं तैयार हो गया। मेरा ख्याल है कि हम बाकायदगी से सफर करें। स्याह रंग की लंबी रेलगाड़ी का सफर मुझे बहुत पसंद है। सिर्फ एक बार मैं थोड़ी देर के लिए उसमें बैठा हूँ, तुम्हारे साथ लुत्फ आएगा। ठीक है, मैंने कहा और हमने टेलीफोन पर फर्स्ट क्लास की 2 सीटें बुक कराईं और वक्ते मुकर्रर पर स्टेशन जाने के लिए तैयार हो गए। मेरा ख्याल है इस बार तुम सही शक्ल में सफर करो, ज्यादा लुत्फ इसी तरह आएगा। मगर एक खतरा है, हम दोनों का हम शक्ल होना लोगों को हमारी तरफ मतवज्जा कर सकता है। हम खास तौर से निगाहों में आ जाएंगे। ये कोई तरद्दुद की बात नहीं। ये लो,
तालूत ने कहा और अपने चेहरे को दोनों हाथों से छुपा लिया। फिर जब उसके हाथ हटे तो उसकी शक्ल बदली हुई थी। भूरी फ्रेंच कट दाढ़ी और लंबी स्टाइलिश मूंछों में वो काफी स्मार्ट नजर आ रहा था। मैंने तारीफी नजरों से उसे देखा। ठीक है, उसने मुस्कुराते हुए पूछा। शानदार, मैंने जवाब दिया और वो हंसने लगा। वक्ते मुकर्रा पर हम दोनों स्टेशन पहुंच गए। हमारे पहुंचने के चंद मिनट बाद ट्रेन आई और हम उसमें सवार होकर चल पड़े। फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में सिर्फ चंद अफराद थे जिनमें कोई लड़की नहीं थी। इस बात पर मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया, वरना ख्वामख्वाह किसी नए इश्क की दाग बेल पड़ जाती। तालूत दर हकीकत पूरे सफर से खूब लुत्फ अंदोज हुआ। मैं बता चुका हूँ कि बाद औकात उसकी कैफियत किसी बच्चे की तरह होती जो नत नई चीजें देखकर खुश होता। दौरान सफर भी वो ऐसे ही खुश होता रहा और फिर एक तवील अरसे के बाद मैंने दोबारा उसी शहर के स्टेशन पर कदम रखा जहां मैं एक तवील और फीकी जिंदगी गुजार चुका था, जहां से मैं मुजरम बनकर फरार हुआ और जहां की पुलिस को आज भी मेरी तलाश थी। लेकिन अब मुझे पुलिस का कोई खौफ नहीं था। अब मैंने दिल से खौफ निकाल दिया और एक निडर इंसान बन गया। स्टेशन से हमने टैक्सी ली और मैंने ड्राइवर को एक उम्दा से होटल का पता बताया। तालूत की दी हुई रकम में से अभी कुछ रकम नहीं खर्च नहीं हुआ था। मेरे पास काफी दौलत थी। अपने पसंदीदा होटल का हमने एक डबल रूम हासिल किया और उसमें मुक़ीम हो गए। तालूत नई शक्ल में सबकी निगाहों के सामने था। मुझे हर लम्हा उसकी कुव्वतों के पुरइसरार इंकशाफात हो रहे थे। बहरहाल ये मेरे अंदाजे की गलती थी, वरना तालूत के बारे में मैं जानने के लिए यही काफी था कि वो आदशी मखलूक में से है। होटल में हमने काफी देर आराम किया और ट्रेन के सफर से थकान उतारते रहे। शाम को 4 बजे हम उठ गए, गुस्ल करके लिबास तब्दील किया, चाय पी और फिर तालूत ने मुझसे अपना मुद्दा दोहराया। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मेरा ख्याल है पहले मैं तुम्हें अपनी उस भींगी महबूबा से मिलाऊं जिस पर मैंने जुल्म किया था। बहरहाल वो कम अज कम वफा शार तो थी, जरीना की तरह संग दिल तो नहीं थी। बिल्कुल ठीक, चलो पहले उसके यहाँ चलते हैं, लेकिन सुनो, मैं उसके सामने नहीं आऊंगा। ज़ाहिर है वो मेरी मौजूदगी में तुमसे खुलकर गुफ्तगू नहीं कर सकेगी। मैं उसे तुमसे बातचीत का पूरा मौका दूंगा। फिर जब तुम मुझे बुलाओगे तब मैं आ जाऊंगा। जैसा मुनासिब समझो, मैंने जवाब दिया और हम दोनों होटल से निकल आए। मुझे तुम्हारे यहाँ की यही रमा दमा जिंदगी पसंद है। हसीन चेहरे, उमंगों और जज्बात में लिपटे हुए, एहसासे हुस्न लिए हुए, बचते बचते से दादे हुस्न के तलबगार। कैसा मुतजाद मजाज है। हुस्न बेपरवाह, दावते गुनाह, लेकिन मोहतात सा। बड़े हसीन मनाजर होते हैं। वो रास्ते में कहने लगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, अंजीला के बारे में सोच रहा था। थोड़ी देर के बाद टैक्सी उस मकान के सामने पहुंच गई। वही जाना पहचाना मकान जहां कभी मैं और अंजीला हाथों में हाथ डाले दाखिल होते थे। मकान के दरवाजे पर लगी हुई कॉल बेल पर उंगली रखते हुए मेरे जहन में अजीब ख्यालात थे। चंद सायद के बाद दरवाजा खुला। अंजीला थी, लेकिन उसके चेहरे पर बशाशत नहीं थी, पहले से भी कमजोर हो गई। वो अपनी बेकाबू आंखों से मुझे देखती रही और फिर उसके दोनों हाथ आगे बढ़े। मैंने बुखलाए हुए अंदाज में तालूत की तरफ देखा। तालूत मौजूद नहीं था। तब मैंने एक गहरी सांस ली। अंजीला से मुझे इस बासाख्तगी की उम्मीद नहीं थी। बहरहाल अब वो शादीशुदा थी। तब अंजीला ने मुझे अंदर घसीट लिया और फिर मेरे सीने पर सर रखकर सिसकने लगी। ये पूरा ड्रामा आउट ऑफ प्रोग्राम था। न जाने बदमाश तालूत कहाँ है। मुमकिन है वो छुपकर हम दोनों को देख रहा हो। ताहम मैं अंजीला को सीने से लगाए हुए कमरे में आ गया और फिर मैं बमुश्किल उसकी सिसकियां रुकवाने में कामयाब हो सका। जोसेफ कहाँ है? मैंने उसके शोहर के बारे में पूछा। अस्पताल में। ओह, क्यों? वो बीमार है? मुझे दुख हुआ, मैंने कहा और अंजीला ने गर्दन झुका ली। फिर मैंने भारी आवाज में कहा, मुझे एहसास है अंजीला कि मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है, लेकिन मैं बेगैरत जरीना के चक्कर में फंस गया था। मुझे तुम्हारे साथ नाइंसाफी की सजा मिली। बहरहाल अब तुम जोसेफ की बीवी हो, उसके साथ इंसाफ करो। मैंने कभी उसे अपने दुख का एहसास नहीं होने दिया। अंजीला ने कहा, बिलाशुबा तुम एक शरीफ लड़की हो। तुम यहाँ कब आए आरफ?
क्या पुलिस को तुम्हारी तलाश ना होगी? उसने बेकरारी से पूछा। पुलिस की मुझे परवाह नहीं, तुम सुनाओ यहाँ के हालात क्या हैं, कैसे कैसे हंगामे हुए और तुम मेरे बारे में कहाँ तक वाकिफ हो? तमाम मामूलात मेरे दफ्तर को मिलती रहती हैं। अशमत सेठ को तुम्हारी गिरफ्तार होने की इत्तला मिली, फिर तुम्हारे फरार की इत्तला भी हम लोगों को मिल गई। अशमत सेठ की रकम वापस मिल गई। अब उसे तुम्हारी गिरफ्तारी से कोई दिलचस्पी नहीं, वो वापस आ गया। हाँ, कल ही आया है। अख्तर बेग और जरीना का क्या हाल है? अख्तर बेग गिरफ्तार हो गया था, जमानत पर रिहा हो गया। बहरहाल उनकी शादी का प्रोग्राम फिलहाल मुलतवी हो गया, लेकिन दोनों हमेशा साथ रहते हैं। बल्कि अब तो अख्तर बेग जरीना के मकान में ही उसके साथ रहता है। बहुत खूब, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। बहरहाल मैं अपनी ज्यादती पर एक बार फिर तुमसे मुआजरत खवा हूँ अंजीला। मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम कुछ परेशान हो। जोसेफ की बीमारी ने हमारे मामूलात पर बहुत असर डाला है। डॉक्टरों ने ऑपरेशन तजवीज़ किया जिस पर 2000 रुपये खर्च होंगे। दूसरे अखराजात भी हैं और तुम्हें मालूम है कि सेठ हशमत एक माह की तनख्वाह एडवांस देने का रवादार नहीं है। ओह, इस सिलसिले में फिक्र ना करो अंजीला, मैं बहर तौर तुम्हारा दोस्त हूँ। जोसेफ की मुलाजमत तो बहाल है। हाँ, हशमत सेठ ने उसे 2 माह की रुख्सत दे दी है। उस कंजूस के लिए यही काफी है, मैंने कहा। और फिर मैंने जेब से नोटों की 2 गुड्डियां निकाली और अंजीला के सामने डाल दी। 20,000 हैं। मेरा ख्याल है तुम्हारा काम चल जाएगा। क्या मतलब? अंजीला बेहोश होते होते बची। एक दोस्त का तोहफा समझकर कबूल कर लो अंजीला। और हाँ, फिक्र मत करो, चोरी के नहीं है। अशमत सेठ को उसकी दौलत वापस मिल गई है, मगर 20,000 तुम्हारे काम आएंगे अंजीला। बराहे करम अब इस मौजू पर गुफ्तगू ना करो और मुझे इजाजत दो। क्यों? किसी भी जगह मेरा ज्यादा रुकना खतरनाक है। तुम मेरी दोस्त हो, मैं तुम्हारे ऊपर कोई आंच नहीं आने देना चाहता। चाहे तो पी लो आरफ, अंजीला ने कपकपाती आवाज में कहा। उसकी भींगी आंखें इस वक्त बराह रास्त मेरी तरफ देख रही थीं। इसका मतलब था कि उसकी निगाह नोटों पर है। शुक्रिया अंजीला, फिर कभी सही। मैं उठ गया तो तुम एक ख्वाब की तरह आए। दिल की प्यास बुझी भी नहीं थी कि वापस जा रहे हो। मुझे ख्वाब में रहने दो अंजीला, तुम अब जोसेफ की अमानत हो, मैंने कहा और अंजीला के मकान से निकल आया। मेरी निगाहें तालूत को तलाश कर रही थी। दफतन मुझे बाएं सिमत से तालियों की आवाज सुनाई दी और मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तालूत मुस्कुराते हुए तालियां बजा रहा था। मजा आ गया, खुदा की कसम मजा आ गया, उसने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत उम्दा मंजर था, जज्बाती और तासर अंगेज। आंखों को छोड़ो दोस्त, उसकी मोहब्बत पर गौर करो। आओ, मैंने कहा और वो मेरे साथ चल पड़ा। तो तुम मेरे नजदीक मौजूद थे। बात चौंका आगे बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए मैंने वहां रहना मुनासिब समझा। हाँ, अगर मनाजर काबिले एतराज हो जाते तो मैं निकल आता, तालूत शरारत से बोला और मैं हंस पड़ा। मैंने उसे 20,000 रुपए दे दिए। बस यही बात पसंद नहीं आई। तुम्हें जेबें खाली कर देनी चाहिए थी। हमारा क्या है, इसका कुछ और काम बन जाता, तालूत ने कहा। उसके लिए यही काफी थे, ना जाने किस तरह वो इन्हें बर्दाश्त कर सकेगी। चलो ठीक है, जैसा तुम पसंद करो, तालूत ने शाने हिलाते हुए कहा और हम एक टैक्सी में बैठकर होटल वापस चल पड़े। अंजीला के पुरजोश इस्तकबाल से मैं बहुत मुतासर हुआ था। वो लड़की अब भी मुझसे मोहब्बत करती थी, लेकिन बहरहाल मैं उसकी मोहब्बत का क्या जवाब दे सकता था। अब मेरे जहन में जरीना थी। अख्तर बेग से उसके ताल्लुकात का जिक्र सुनकर मैं और खोल गया। वैसे उनकी शादी में रखना पड़ जाने पर मुझे भी खुशी थी, लेकिन मैं उससे इस तरह मुआफ नहीं कर सकता था। अख्तर बेग का उसके यहाँ रहने का क्या मकसद था? क्या जरीना ने खुद को अख्तर बेग के हवाले कर दिया है? अगर ऐसा है तो फिर मैं उससे क्यों महरूम रहूं? होटल में अपने कमरे में पहुंचकर मैं इसी बारे में सोचने लगा। तालूत भी मेरे सामने कुर्सी पर दराज था। मैं जानता हूं तुम अपनी महबूबा के बारे में सोच रहे हो। हाँ, लेकिन उस बेवफा महबूबा के बारे में। ओ हाँ, उससे मुलाकात करने कब चलोगे? कल, लेकिन मैं कुछ और सोच रहा हूँ तालूत, मैंने कहा। क्या? उसने दिलचस्पी से पूछा और मैंने उसे अंजीला की फराहम की हुई मालूमात बहम पहुंचा दी। तालूत भी किसी सोच में गुम हो गया। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे जहन में इंतकाम की एक बेहतरीन तरकीब आई है।
वो क्या, मैंने पूछा, और तालूत राजदारी से मुझे अपना प्रोग्राम बताने लगा। बहरहाल मैंने उसके प्रोग्राम को पसंद किया और उस पर अमल करने का फैसला कर लिया। उम्दा प्रोग्राम था। दूसरे दिन 11 बजे मैंने हशमत ब्रादर को फ़ोन किया। जरीना ने ही फ़ोन रिसीव किया था। मिस जरीना, मैं आपका एक पुराना शनासा हूँ। बराह करम किसी खास तौर छुट्टी लेकर अपने घर वापस पहुँच जाएं। मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, मैंने किसी कदर आवाज़ बदल कर कहा। लेकिन मैं आपको नहीं पहचानती। आपका नाम, सब कुछ आपके घर पर मालूम हो जाएगा। मेरी आपसे मुलाकात बहुत ज़रूरी है। मैं आपके घर पर आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, मैंने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। तालूत मुतमिन अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। फिर उसने अपने बाएं सिमत रुख करके अपने गुलाम को आवाज़ दी और पुरसरार शक्ल वाला नौजवान उसके सामने आ गया। उसके हाथों में एक बड़ा पैकेट था। ठीक है, जाओ, तालूत ने उससे कहा और वो गायब हो गया। तालूत ने मेरे सामने पैकेट खोल दिया। सबज सुर्ख पीले मखमली डब्बों में कीमती जेवरात जगमगा रहे थे। मेरी आंखें चकाचूंध हो गईं। तालूत ने तमाम डब्बे मेरी तरफ खिसका दिए और फिर हमने उन्हें एक चर्मी ब्रीफ केस में रख दिया। चले, तालूत ने पूछा और मैंने गर्दन हिला दी। थोड़ी देर के बाद हम एक टैक्सी में बैठे जा रहे थे। जरीना की बूढ़ी माँ ने दरवाज़ा खोल दिया और उसकी आंखें कमज़ोर थी, इसलिए वो मुझे नहीं पहचान सकी। मैं मिस जरीना का दोस्त हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया है। वो खुद भी आफत से वापस पहुँच रही हैं, मैंने कहा और बूढ़ी ने मुझे रास्ता दे दिया। मैं तालूत के साथ ड्राइंग रूम में जाकर बैठा और थोड़ी देर के बाद जब दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी तो तालूत उठ खड़ा हुआ। फिक्र की बात नहीं है दोस्त, तुम्हारी अदाकारी उम्दा होनी चाहिए, उसने कहा और एक तरफ रुख करके गायब हो गया। मैं खुश्क होंठों पर जुबान फेरते हुए इंतजार करने लगा और चंद लम्हात के बाद वो दरवाजे में नजर आई। वही बोटा सा कद, वही गुदराया हुआ जिस्म, वही सहरखेज आंखें। वो मुझे देखकर भुंचकी रह गई। मेरे दिल में नफरत का तूफान उठा, लेकिन मैंने एक लम्हे में खुद पर काबू पा लिया और मुस्कुराता हुआ खड़ा हो गया। तुम्हारी हैरत बजा है जरीना, मुझे खुद एहसास था, लेकिन इस सरकश दिल पर काबू नहीं पा सका। तुम आरफ, मगर वो हकलाते हुए बोली। लाख कोशिश की जरीना, लेकिन दिल से तुम्हारी मोहब्बत नहीं निकाल सका। अख्तर बेग से तुम्हारी शादी का दावतनामा पाने के बाद पागल हो गया था और इसी दीवानगी में ना जाने क्या क्या कर बैठा। लेकिन शुक्र है हशमत सेठ की दौलत उसे वापस मिल गई और कोई ऐसा हादसा ना हो सका जिस पर मैं पशेमान रहता। मगर पुलिस तो तुम्हें ही तलाश कर रही है आरफ, जरीना ने गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहा। रस्मी तौर पर, वरना उसे मुझसे परखाश नहीं है। देख लो, आज़ादी से घूम रहा हूँ। दौलत मुंह पर ताला लगाने के लिए काफ़ी है। और फिर आला हकाम को मेरी हैसियत भी मालूम हो गई। हैसियत? जरीना ने फिर आंखें फाड़ दी। हाँ जरीना, मैंने एक तवील मुजाहदा किया है। मैंने अपनों से दूर एक तवील अरसा गुजारा है, सिर्फ ज़रा से इख्तलाफ पर। मैं वो नहीं हूँ जो तुम आज तक समझती रही हो। मैं एक छोटी सी रियासत का नवाब का बेटा हूँ जो घर से नाराज होकर निकल आया और गुमनामी की जिंदगी बसर कर रहा था। क्या कह रहे हो आरिफ? दुरुस्त कह रहा हूँ मेरी रूह। मेरे वालिदैन ने मुझे कबूल कर लिया है। मेरी उनसे नाराजगी दूर हो गई। चुनाचा किसी नवाबजादे पर हाथ डालना आसान नहीं। मेरे वालिद हशमत सेठ जैसे 50 सीटों को खड़े खड़े खरीद सकते हैं। जरीना की हालत कैबले दीद थी, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। छोड़ो इन बातों को जरीना, मैं तुम्हारी खिदमत में अपनी मोहब्बत के कुछ तोहफे पेश करना चाहता हूँ, मैंने कहा और जेवरात के बक्स की तरफ बढ़ गया। फिर मैंने जेवरात खोल खोल कर उसे पहनाना शुरू कर दिए। आप अंदाजा नहीं कर सकते, जरीना बेहोश नहीं हुई थी, नीम पागल जरूर हो गई। उसका चेहरा अंगारे की तरह दमक उठा और वो दीवानों के से अंदाज में मुझे देख रही थी। कीमती जेवरात पहनकर वो सज गई और मैंने उसे आईने के सामने कर दिया। जरीना ने आईना देखा और फिर दूसरे लम्हे वो मुझसे लिपट गई। आरफ, मेरे अपने आरफ, तुम्हें क्या मालूम तुम्हारी जुदाई के ये लम्हात मैंने किस तरह गुजारे। तुम्हारे जाने के बाद कैसी कैसी पशेमान हुई हूँ। वो मेरे सीने से लगकर सिसकने लगी और मैं हैरानी से उस मकार औरत की शक्ल देखने लगा जो कितनी खूबी से आंसू बहा रही थी। लेकिन बहरहाल उसका कामयाब अदाकारी का जवाब मुझे भी कामयाबी से देना था। मुझे यकीन था जरीना, मुझे अपनी मोहब्बत पर एतमाद था।
और इसी एतमाद के सहारे मैं वापस चला आया। मैं अब तुमसे कभी जुदा ना होऊंगा मेरी रूह। जरीना मुझसे ज्यादा गर्मजोशी का मुजाहरा कर रही थी। अख्तर बेग का क्या हाल है? मैंने उसे पहलू में लेकर बैठते हुए पूछा। बस ठीक है, सर पकड़ गया है कमबख्त। हालांकि तुम्हारे चले जाने के बाद मेरी बुरी हालत हो गई थी। एक शाम मैंने उसे कह दिया कि मुझसे गलती हुई है, मैं आरफ के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। लेकिन वो रोने गड़गड़ाने लगा और बोला कि आरफ के सदके मैं उसे ना ठुकराया जाए। शादी के प्रोग्राम का क्या हुआ? तुम्हारी जुदाई ने मेरी आंखें खोल दी आरफ। यकीन करो मैंने एक भी सुकून की रात नहीं गुजारी। मुझे यकीन है, मैं उसे बाजों में खींचते हुए बोला। मसाहमत का शायबा भी ना था, लेकिन मुझे बदमाश तालूत का भी ख्याल था, जरूर किसी कोने में छुपा होगा। चुनाचा मैंने एहतियात बरती। वो मुझे दिल में बिठा लेना चाहती थी। अख्तर बेग यहाँ रोज आता है, हाँ रोज ही आ मरता है, लेकिन मैं आज उससे मुआजरत कर लूंगी और कहूंगी कि मेरे चंद अजीज आ गए हैं। ठीक है, मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा और जरीना एकदम चौंक पड़ी। अरे मैं भी कैसी बेवकूफ हूँ, तुम्हारे लिए चाय तो बना लूं, अभी आई मेरी जान। और मैंने मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी। जरीना कमरे से निकल गई और मैंने चारों तरफ देखा और फिर आहिस्ता से आवाज दी, तालूत। बैठा हूँ भाई, तुम्हारे सामने बैठा हूँ, तालूत की आवाज सुनाई दी। ऐसी मज़का खेज आवाज थी कि मैं हंसी ना रोक सका। ये गलत बात है, नाजुक किस्म के मनाजर देखने की इजाजत नहीं। मैंने कहा, फिक्र मत करो दोस्त, मैं एहतियात रखूंगा। मगर क्या बात है इस औरत की, रंग बदलने में अपना सानी नहीं रखती। तुम्हारी अदाकारी भी बेमिसाल है। यकीन करो आरफ, जिंदगी का लुत्फ आ रहा है। मेरे यहाँ ये पुरलुत्फ मनाजर कहाँ, ये फरेबकारी कहाँ। वो तो एक सीधी सादी दुनिया है जहाँ दोस्ती और दुश्मनी खुल कर की जाती है। बहरहाल ड्रामा इसी अंदाज से आगे बढ़े, कोई झोल ना आए। फिक्र मत करो, मैंने मुस्कुराते हुए, और फिर हम दोनों कई मिनट तक गुफ्तगू करते रहे और फिर कदमों की चाप सुनकर खामोश हो गए। जरीना एक ट्राली धकेलती हुई अंदर आ गई। ट्राली पर चाय के बर्तन और बिस्कुट वगैरह सजे हुए थे। जरीना इसरार करके मुझे खिलाती रही और मैं उसकी निगाह बचाकर बिस्कुट दूसरे सोफे पर उछालता रहा, जो सोफे पर गिरते ही गायब हो जाता। फिर चाय पीने से कबल मैंने जरीना से पानी मंगवाया और जो ही वो बाहर निकली, एक कप चाय बनाकर तालूत को दे दी। शुक्रिया, तालूत ने कहा, तुम्हारी महबूबा के हाथों की चाय ना पीकर मुझे अफसोस रहता। वैसे मेरी फिक्र ना करना, मैं खाना वगैरह बाहर खा लूंगा। तालूत ने जल्दी से मुझे प्याली वापस करते हुए कहा। इस दौरान में दूसरी प्याली में मैं चाय बना चुका था और फिर मैं अपनी प्याली में भी मैंने चाय बना ली और पानी पीने के बाद हम चाय पीने लगे। वो ऐसे ऐसे अजहारे मोहब्बत कर रही थी कि तालूत की मौजूदगी के तसव्वुर से शर्म महसूस करने लगा। शाम को 5 बजे अख्तर बेग आया और जरीना दरवाजे पर पहुंच गई। तकरीबन 20 मिनट में वो वापस आई और नाक चढ़ाकर बोली, बेगैरत कहीं का। मैं ऐसे खुश्क अंदाज में पेश आई, लेकिन टल ही नहीं रहा था। बेमुश्किल टाला है, 2-3 रोज टालूंगी तो खुद संभल जाएगा। देखना कैसा जलील करती हूँ कम वक्त को, उसने कहा और फिर मुझसे बोली, उसने मुझे तुम्हारी तरफ से वर्ग लाया था। मैं भी उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देने लगी। रात खाने के बाद मैंने जरीना से इजाजत मांगी। अब इजाजत दो जरीना, कल आऊंगा। कहाँ जाओगे? वो तो अजब से बोली, होटल। मेरे होते हुए होटल? क्या मुझे दुख ना होगा? तुम्हें तकलीफ होगी जरीना। कैसी गैरों की बातें करते हो आरफ, तुमसे अब एक लम्हा दूर रहने को दिल नहीं चाहता। उसने आंखों में आंसू भर कर कहा और मैं शर्मिंदा हो गया। मैंने सोने का इंतजाम कर लिया है, बस अब तुम यहीं रहोगे, जरीना ने तहकमाना अंदाज में कहा और मैं तैयार हो गया। तब जरीना मुझे लेकर अपने ख्वाबगाह में पहुंच गई। ख्वाबगाह में एक मसहरी बिछी हुई थी और उस पर 2 तकिए मौजूद थे। मैं लिबास तब्दील कर आऊं जानम, जरीना ने मुझे मखमूर निगाहों से देखते हुए कहा और मैंने गर्दन हिला दी। फिर जो ही वह बाहर निकली, मैंने दबी आवाज में तालूत को आवाज दी, लेकिन जवाब ना मिला। वो 2-3 बार मैंने तालूत को आवाज दी और गहरा सांस ली। आदमी बात का पक्का है, ख्वाबगाह में आना उसने मुनासिब ना समझा। मैंने सोचा और फिर आने वाले वक्त के तसव्वुर से मेरे जिस्म में अंगड़ाइयां टूटने लगी। चंद लम्हात के बाद जरीना अंदर आई और उसे देखकर मेरे जिस्म में चूंटियां रेंगने लगी।
चंद लम्हात के लिए मैंने अपने इंतकाम को भूल गया। मैं मसहरी पर उठ बैठा और मेरे दोनों हाथ फैल गए और जरीना लड़खड़ाते कदमों से मेरी तरफ बढ़ी। मेरे हवास मुअत्तल हो गए थे। जरीना कभी जरीना नजर आती, कभी शहना जो जरीना से कहीं ज्यादा हसीन थी और जिसने खुद को मेरे सपुर्द कर दिया था। एक तवील अरसे के बाद शहना फिर मेरे हवास पर छा गई और मुझे वो दिलकश रात याद आ गई, किसी भूले हुए ख्वाब की मानद। जरीना के वहमो गुमान में भी नहीं था कि मेरी हकीकत कुछ और है। मैंने उसे जो कहानी सुनाई थी उस पर वो मुकम्मल तौर पर यकीन कर बैठी। मेरे दिए हुए कीमती जेवरात मेरी कहानी का सबूत थे और शायद वो दिल ही दिल में अपनी गलती पर बहुत नादम थी। कहाँ एक नवाबजादा और कहाँ एक अकाउंटेंट। अख्तर बेग में और मुझ में अचानक बहुत बड़ा फर्क पैदा हो गया था। जरीना को अपना मुस्तकबल दरख्शां नजर आ रहा था। वो मेरे दिल से अपनी बेवफाई का एक एक नक्श धो डालना चाहती थी और वो जानती थी कि औरत की लताफतें मर्द की कदूरतें धोने में अक्सीर की हैसियत रखती हैं। बिलाशुबा वो मेरे लिए शहना से कम नहीं साबित हुई और ये मेरी जिंदगी की दूसरी औरत थी। लेकिन जज्बात का भूत उतरने पर मैंने शहना और जरीना का फर्क वाज़ा तौर पर महसूस किया। जरीना मेरी दुनिया की एक फरीबी औरत थी जिसकी बेवफाई ने मेरी पूरी जिंदगी को तबाही के गार में धकेल दिया था। अगर किस्मत यावरी ना करती तो मैं अब तक जेल की तारीक कोठड़ी में पहुंच चुका होता और न जाने उम्र का कितना हिस्सा उसी तंगो तारीक कोठरी में गुजर जाता। जरीना जिसने अख्तर बेग को दिए हुए मामूली तोहफ़ की वजह से मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया था और अब वो उनसे ज्यादा कीमती तोहफ़ देखकर दोबारा मेरी तरफ मुतवज्जा हो गई थी। शहना की बात दूसरी थी। वो तालूत की पुजारी थी और मुझे तालूत समझकर उसने खुद को मेरे करीब किया था। बहरहाल वो जरीना से बुलंद थी। उसकी दुनिया की इक़्तिदार मुख्तलिफ थी। वो यूसुफ इब्रान उर्फ तालूत की लौंडी थी, उस पर जान देती थी और कौन जानता है कि मेरी हकीकत मालूम होने पर उस पर क्या गुजरी होगी। बहरहाल जरीना की हसीन सहर ने मेरे ऊपर वो कैफियत तारी नहीं की जो शहना ने की थी। मैंने उसके बाद जरीना के साथ जिंदगी गुजारने की आरज़ू भी नहीं की, लेकिन मैं अब अपने इंतकाम को अधूरा छोड़ना भी नहीं चाहता था। मैं बेवफा जरीना से पूरा इंतकाम लेना चाहता था जिसने मुझ जैसे सीधे साधे इंसान की जिंदगी को बदी की राहों पर डाल दिया। सारी रात जरीना सोती रही सुकून की नींद, लेकिन मैं जानता था कि उसकी ये अहलियत मसनूई है, वो सिर्फ दौलत की पुजारन है। दूसरी सुबह मैंने नाश्ता किया और तालूत को याद करने लगा। ना जाने मेरा दोस्त कहाँ है। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पास मौजूद हूँ। मेरे कान में उसकी आवाज़ सुनाई दी और मैं चौंक कर जरीना की शक्ल देखने लगा, लेकिन जरीना के कुछ सुनने का सवाल ही नहीं था। क्या प्रोग्राम है अब? नाश्ता करने के बाद मैंने जरीना से पूछा। कुछ नहीं, आफस टेलीफोन कर दूंगी कि मैं आज नहीं आ सकूंगी। ओ नहीं, मेरा ख्याल है तुम आफस जाओ, शाम को वापसी के बाद तफरी करेंगे, मुझे भी कुछ काम करने हैं। कहीं जाना है? हाँ, अब्बा हजूर ने रियासत के चंद काम सुपुर्द किए हैं, उन्हें अंजाम देना है, मैंने जवाब दिया। तब ठीक है, तुम जाओ, मेरा आज दफ्तर जाने को दिल नहीं चाह रहा। मैं तुम्हारी वापसी का इंतजार करूंगी। दोपहर का खाना साथ ही खाना, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैंने कहा और फिर थोड़ी देर के बाद लिबास वगैरह तब्दील करके मैं बाहर निकल आया। जरीना दरवाजे तक मुझे छोड़ने आई। वो एक मोहब्बत करने वाली औरत का किरदार अदा कर रही थी। थोड़ी दूर निकलते ही मैंने तालूत को आवाज दी। बस चुप रहो, दिल टूट कर रह गया है। तालूत की आवाज मुझे सुनाई दी और उसके अंदाज पर मुझे हंसी आई। मेरे सामने तो आओ, चलो किसी ऐसे होटल में चलो जहां हमें देखा ना जा सके, मुझे सख्त भूख लग रही है, तालूत ने कहा और मुझे एहसास हुआ कि इस गरीब ने नाश्ता भी नहीं किया है। चुनाचा मैंने एक टैक्सी रोकी और उसमें बैठ गया। तालूत के जिस्म को मैंने करीब महसूस किया। टैक्सी रेस्तुरान, मैंने ड्राइवर से कहा और टैक्सी चल पड़ी। टैक्सी के एयर कंडीशन हॉल के एक खूबसूरत कैबिन में बैठकर मैंने वेटर को लंबे चौड़े नाश्ते का हुक्म दिया और पर्दा खींच दिया। फिर जब वेटर नाश्ता मेज पर लगाकर चला गया तो तालूत मेरे सामने नमूदार हुआ। उसने भी नया सूट पहन लिया था और पूरे सलीके से मैं उसे मुस्कुराती नजरों से देखने लगा।
मुस्कुरा रहे हो? तालूत ने होंठ भींच कर कहा। क्यों, क्या बात है? मैंने हंसते हुए पूछा। मुझे भी ऐसी ही कोई महबूबा फराहम कर दो, उसने कहा। पहले ये बताओ, रात तुम कहाँ थे? झूठ बोलूं या सच? तालूत ने संजीदगी से कहा। सच बोलो, मैंने चौंक कर कहा। दरवाजे से झांक कर ही देखा था कि खुद को बाज ना रख सका और सोराख से अंदर दाखिल हो गया। बस यार, अब बुरा मानो या भला, गलती हो गई। तालूत ने इस तरह गर्दन लटकाते हुए कहा कि शर्मिंदगी के बावजूद मुझे हंसी आ गई। बहुत बेशर्म हो, और तुमने वादा खिलाफी भी की है। हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, उसने इसी तरह गर्दन लटकाते हुए कहा। नाश्ता तो करो, मैंने कहा, और वो खामोशी से नाश्ता करने लगा। नाश्ता तो करो, मैंने कहा, और वो खामोशी से नाश्ता करने लगा। मैं उसकी शक्ल देखता रहा और एक बार फिर मुझे हंसी आ गई। अरे तो चेहरे पर ये सो क्यों तारी कर लिया? मैंने चंद मिनट के बाद कहा। बस यार, मुझे एहसास है कि गलती हो गई। बहरहाल तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हारा एहतराम भी वाजिब है। अब जब तुम बदमाशी कर ही चुके हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। वाकई, वो खुश होकर बोला, यानी तुमने मुझे माफ कर दिया? करना ही पड़ेगा, और आइंदा भी करते रहोगे तालूत, मैंने उसे घूरा। मान जा मेरे यार, उसने मेरा बाजू पकड़कर लिहाजत से कहा। इस दुनिया को करीब से देखने की खुशी में मैं सब कुछ छोड़ आया हूँ, और यहाँ पर तेरे अलावा मेरा कोई दोस्त भी नहीं। तुझसे और कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं करूँगा, बस मेरी ये खुशी पूरी कर दे। बहुत खतरनाक हो तुम, मैंने कहा, और तालूत मेरे इन अल्फाज को मेरी रजामंदी समझा। उसके चेहरे पर मुसर्रत बिखर गई और वो जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगा। मुझे उसकी खुशी देखकर हंसी आ रही थी। तब मेरे जहन में एक ख्याल आया और मैंने उसे मुखातब किया। सुनो, मैंने तुम्हारी शहना के साथ एक दिलकश वक्त गुजारा है। जरीना से मेरा कोई जज्बाती रिश्ता नहीं, बल्कि वो मेरे इंतकाम की शिकार है। अगर तुम चाहो तो मेरी जगह ले सकते हो। वाकई, मारे हैरत के तालूत की आंखें फैल गईं। हाँ, अगर जरीना की जगह नाइला या अंजीला होती तो मैं तुम्हें ये इजाजत ना देता। अरे वाह मेरे दोस्त, तुम्हारी दोस्ती पर कुर्बान। सच पूछो तो मुझे ये बूटे से कद की हसीना बहुत पसंद आई है यार। तुम्हारी दुनिया की ये लड़की मेरी जिंदगी में पहली लड़की होगी। अरे जीते रहो। वो उठकर मुझसे लिपट गया और मैं हंसने लगा। यूं भी मैं तालूत के रहमो करम पर था। उसने मुझे ये ताकत दी थी कि मैं आजादाना घूम रहा था, वरना मेरी क्या मजाल थी। सच पूछिए तो उसने मुझे नई जिंदगी दे दी थी, वरना अब मेरी जिंदगी में जेल की तारीक कोठरी के सिवा और क्या रह गया। तालूत अगर मुझसे अलहदा हो जाता तो मेरी क्या हसीयत रह जाती। मैं उसके बगैर खाक का एक जर्रा था। चुनाचा मैं उसे हर तरह खुश रखना चाहता था। ये उसकी सादगी और मोहब्बत थी कि खुद सब कुछ होने के बावजूद जरीना के सिलसिले में मेरी इजाजत का तालब था, बल्कि दिल की बात कुछ भी ना कह सका था, वरना वो कुदरत रखता था कि मुझे बेहोश करके गुस्ल खाने में बंद कर देता और मेरी शक्ल में जरीना के पास पहुंच जाता। चुनाचा आइंदा भी मुझे यही तर्ज अमल रखना था। उसकी दोस्ती अपनी जगह, उसकी बर्तरी भी अपनी जगह। बहरहाल हर तरह से उसका ख्याल रखना होगा। नाश्ता करने के बाद उसने एक जोरदार डकार ली। उसकी आंखों में बच्चों की सी खुशी नजर आ रही थी। बड़ी खूबसूरत औरत थी। उसने चटखारे की आवाज निकाल कर कहा, हाँ बहुत, मगर साथ ही बद करदार भी। तो उसे सदा तो दे रहे हो, और क्या चाहिए। उसे सदा देकर मैंने गुनाह तो नहीं कर रहा, वो उसी काबिल है। कैसा चोला बदला है उसने, बस मजा ही आ गया। सुनो, तुम्हारी दुनिया में इस सुनहरी चमकती धात की इस कदर अहमियत क्यों है? लोग इसके लिए अपना सब कुछ लुटा देने को तैयार रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों? बस यूं समझ लो, मेरी दुनिया तुम्हारी दुनिया से इसी कदर मुख्तलिफ है। तुम जिस दुनिया को इतनी दिलचस्पी से देखते आए हो, उसी दुनिया में ऐसे लोगों की तादाद ज्यादा है जो जिंदगी का बोझ बेमुश्किल तमाम घसीट रहे हैं और इस दुनिया को जल्द अज जल्द छोड़ देने के ख्वाहिशमंद हैं। हम ऐसे लोगों की मदद करेंगे, उन्हें जिंदा रहने के सामान फराहम करेंगे। किस किस के लिए करोगे दोस्त? यहाँ तो हर दूसरा आदमी दुखी है। बहरहाल छोड़ो इस जिक्र को। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें इस दुनिया के रोशन पहलू ही दिखाऊं। तारीकियों में तुम्हारा दम घुट जाएगा।
हाँ, लेकिन रोशनी में अगर कभी तारीक धब्बे भी नजर आ गए तो हम उन्हें साफ करते चलेंगे और तुम मुझे उससे ना रोकोगे, तालूत ने कहा। तुम्हारी मर्जी। मैंने गर्दन हिलाई और फिर बेरे को बुलाने के लिए घंटी बजा दी और तालूत से पूछा, क्या ख्याल है अब यहाँ से उठे? हाँ, आओ सैर करें, तालूत ने कहा और निगाहों से गायब हो गया। फिर तालूत ने मेरे शाने पर हाथ रखा और बोला, आओ कुछ तफरीह करें। कैसी तफरीह? मैं समझा नहीं। मैंने चौंक कर कहा, अरे भाई, तफरीह का मतलब तुम नहीं समझे। ही। तालूत ने अपने मखसूस अंदाज में हंसते हुए बोला और मेरी निगाहें उस निगाहों का ताकुब करने लगी। वो इन फैशनेबल लड़कियों की तरफ था जो मुश्किल कर देने वाले कपड़े पहने अटकेलियां करती हुई जा रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली। कोई शरारत करना चाहते हो? नहीं, मुझे ये खिले हुए फूल बहुत पसंद हैं। इनमें जिंदगी है, बेहजाबी है। मेरी ममलकत में औरतों पर बड़ी पाबंदी है। उनके लिए दर्जे मखसूस हैं, लिबास मखसूस हैं, कहीं आने जाने की इजाज़त नहीं। कभी तुम जैसे तौर तरीके हमारे यहाँ भी राइज थे। हमारी दुनिया बड़ी पुरसकून थी, मैंने कहा, मगर अब यहाँ इंतशार और खलफशार के सिवा कुछ भी नहीं। बूढ़ों की तरह बातें मत करो, देखो वो कहाँ दाखिल हो रही है, तालूत ने कहा और मैंने लड़कियों को एक बड़े स्टोर में दाखिल होते हुए देखा। आओ यार, तालूत ने मेरा बाजू पकड़कर खींचा और मैं मजबूरन उसके साथ चल पड़ा। बहरहाल उसकी खुशी पूरी करने के लिए मैं किसी हद तक मजबूर था।